ओके स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कोलिजन थ्योरी। राइट, बहुत सारी थ्योरी किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने को समझाने के लिए दी गई। उनमें एक थ्योरी दी गई कोलिजन थ्योरी। राइट, और कोलिजन थ्योरी ये कहती है भाई कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। पहली शर्त है कि केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं होगी, मान लीजिए ये दो रिएक्टेंट हैं और ये दो रिएक्टेंट तब तक रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक ये दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड ना करें। ये कोलिजन थ्योरी का पहला पॉइंट था। क्लियर है पॉइंट? ओके, उसके बाद अब कितने कोलिजन हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, तो पर सेकंड किसी भी रिएक्शन में जितने कोलिजन होते हैं उन्हें कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया। फ्रीक्वेंसी से आप परिचित हो, पर सेकंड होने वाली घटना को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक सेकंड में टोटल कितने कोलिजन होंगे उन्हें ही क्या कहा गया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। राइट, अब प्रश्न आता है भाई कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव हुई कि सभी कोलिजन प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं। कुछ कोलिजन प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, कुछ कोलिजन प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं। राइट, जो कोलिजन प्रोडक्ट में बदल जाते हैं उनको इफेक्टिव कोलिजन कहा गया। इफेक्टिव, राइट, और जो कोलिजन प्रोडक्ट में नहीं बदले उन्हें नॉन इफेक्टिव कोलिजन कहा गया। तो कोलिजन दो तरह का हुआ, इफेक्टिव कोलिजन और नॉन इफेक्टिव कोलिजन। अब प्रश्न ये आता है भाई, इतना तो सबको समझ में आ गया कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और रिएक्शन हो जाए, ये बात तो सबको समझ आ रहा है। राइट, कैसे पॉसिबिलिटी है, टकराएंगे तो रिएक्शन की संभावना बनेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराने के बाद प्रोडक्ट नहीं बन रहा है? आखिर क्यों कुछ कोलिजन नॉन इफेक्टिव हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कोलिजन भी हो रहा है और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है? राइट, तो फिर उसके पीछे जो रीजन दिए गए वो दो अलग अलग रीजन के ऊपर इसको एक्सप्लेन किया गया। राइट, वन बाय वन हम बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा कोलिजन थ्योरी। राइट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। राइट, पर सेकंड होने वाले कोलिजन को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा गया। राइट, कि एक सेकंड में कुल कितने कोलिजन होते हैं उसे क्या कहा गया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। राइट, अब जितने भी टोटल कोलिजन हैं उन टोटल कोलिजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि वो कोलिजन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ब्रिंग प्रोडक्ट, राइट, और दूसरी तरफ वो कोलिजन जो नॉट ब्रिंग प्रोडक्ट, यानी कोलिजन तो हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। राइट, जो कोलिजन प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको हम केमिस्ट्री में इफेक्टिव कोलिजन कह रहे हैं। इफेक्टिव कोलिजन। और जो कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बना रहा उसे नॉन इफेक्टिव कोलिजन कहा गया। राइट, अब हमारा प्रश्न आता है भाई कि आखिर क्यों कुछ कोलिजन नॉन इफेक्टिव हो जाते हैं? आखिर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है? तो पहला रीजन ये दिया गया भाई कि हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, वन बाय वन हम बात करेंगे, उनके टकराने की जो डायरेक्शन है वो सही ना हो। ध्यान दीजिए, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन में एक फर्क होता है। डायरेक्शन आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टली, और ओरिएंटेशन चारों तरफ इन स्पेस, ऊपर से टकराए, नीचे से टकराए, लेफ्ट से, राइट से, आगे से, पीछे, कहीं से भी टकराए, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ऊपर नीचे, राइट, और डायरेक्शन तो फिक्स है आपकी हॉरिजॉन्टली। राइट, तो हो सकता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो, मॉलिक्यूल आखिर टकरा भी रहे हों लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं टकरा रहे हों। समझिए ध्यान से, NO2 और NO2 मान लीजिए मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं N2O4। राइट, अब प्रश्न आता है कि NO2 और NO2, ध्यान दीजिए, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट, और O और N और
वही डायरेक्शन में डबल बॉन्ड हो, राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव। और आई राइट हेयर नो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं बना। इन सेकंड केस एन डबल बॉन्ड हो, ओ नेगेटिव पॉजिटिव, एन डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये टकरा रहे हैं, प्रोडक्ट बन गया। एन डबल बॉन्ड हो, ओ, एन डबल बॉन्ड हो, ओ, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि NO2 और NO2 में जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कोलाइड करेगा ना तो कोलिजन इफेक्टिव होगा, और जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कोलाइड नहीं करेगा, चाहे O से टकराए तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, NO से टकराए तो भी प्रोडक्ट कब बनेगा, जब N से टकराए। तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो, राइट। स्टीरियो में हम ओरिएंटेशन के बारे में बहुत बात करेंगे जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट। तो बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आखिर स्पेस में कोलिजन किस तरीके से होता है, कौन कहाँ टकराना चाहिए, इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कोलिजन हो गया और प्रोडक्ट नहीं बना, राइट। तो हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हों उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो। पॉइंट 1 क्लियर है। दूसरा रीजन ये दिया गया भाई कि हो सकता है जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हों उनकी एनर्जी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट नहीं हो, एनर्जी सफिशिएंट फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन या फॉर रिएक्शन, राइट। हो सकता है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हों लेकिन उनके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी रिएक्शन करने के लिए सफिशिएंट ना हो। केमिस्ट्री की भाषा में ऐसी मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम दिया गया है। हमने पहले भी बात किया था इस पॉइंट के बारे में। थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए उसे वो क्या होना चाहिए आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब तक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तब तक रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक वुड का पीस है, लकड़ी का पीस, और मान लीजिए कार्बन का बना हुआ है या कोकी ही है, और आप इसको जलाना चाहते हो तो सीधा सा मतलब आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराना चाह रहे हो। क्लियर। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन तो रूम में बहुत अवेलेबल है, और रूम में आप कोई चारकोल या कोक रख दो तो वो रखा रखा बर्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस समय इनकी एनर्जी रिएक्शन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब अभी इन्होंने अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेन नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे भाई, बाहर से कुछ हीट देंगे और हीट देते जाएंगे DSLI की हेल्प से या किसी भी चीज़ से, और थोड़ी देर बाद ये जलने लग जाएगा। लकड़ी में भी यही होता है, लकड़ी को बाहर से हीट दो, थोड़ी देर बाद लकड़ी जलने लग जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने हीट दी, इसकी कुछ एनर्जी तो इसके पास मौजूद थी, उसको मैं क्या नाम दे दूं, जो इसके पास मौजूद थी, इंटरनल एनर्जी, राइट। और जो बाहर से आपने हीट के फॉर्म में सप्लाई किया उसे केमिस्ट्री में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो बाहर से दिया उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। और जैसे ही जलना शुरू किया इसकी एनर्जी किसके बराबर हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई, 80, राइट। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्शन करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्लियर है पॉइंट। अब कोई रिएक्टेंट अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे अटेन करता है, बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। इस केस में दोबारा से समझ लो, लकड़ी का पीस है, रखा रखा नहीं जल रहा, एनर्जी तो है लेकिन कम है, बाहर से एनर्जी दी, उस एनर्जी को क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही वो एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, राइट, ये बर्न करने लग जाएगा, यानी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया। तो हो सकता है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो। क्लियर है पॉइंट, राइट। तो दोनों बातों से आप समझ पा रहे हो
कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी। टकराएं तो गए लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ नहीं टकराएंगे। क्लियर पॉइंट। दूसरी तरफ वो कोलिजन भी इफेक्टिव नहीं होंगे जिनमें रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को चाहिए, किस लिए चाहिए? रिएक्शन करने के लिए चाहिए। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है भाई। पॉइंट क्लियर है? ओके। तो आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। हल्का सा टॉपिक था, रिपीट कर देता हूं मैं। पॉइंट ये है भाई कि कोलिजन थ्योरी ये कहती है किसी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, राइट। पर सेकंड होने वाले कोलिजन को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा गया। जितने भी कोलिजन होते हैं उनमें कुछ कोलिजन इफेक्टिव होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, उनको नॉन इफेक्टिव कोलिजन कहा गया। तो प्रश्न आया कि आखिर क्यों कुछ कोलिजन नॉन इफेक्टिव रह गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड भी किया और उनसे प्रोडक्ट भी नहीं बना, राइट। तो हो सकता है कि उनके कोलिजन का ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो सकता है कि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो, राइट। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के मेन पॉइंट्स लिखिए। तो आप लिखोगे भाई कि किसी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। पॉइंट नंबर 1, राइट। टोटल कोलिजन का कुछ पार्ट इफेक्टिव कोलिजन होता है, सेकंड पार्ट। और इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर हो और एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो। क्लियर है पॉइंट? कोलिजन थ्योरी के मेन पॉइंट्स, केमिकल रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, राइट। दूसरा पॉइंट, टोटल कोलिजन का कुछ पार्ट इफेक्टिव कोलिजन होता है, राइट। और इफेक्टिव कोलिजन कौन सा होता है? जिनकी ओरिएंटेशन कोलिजन की प्रॉपर हो और जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट रिलेटेड टू कोलिजन थ्योरी। क्लियर है पॉइंट? ओके ओके। इसी पॉइंट को अब थोड़ा और समझते हैं कोलिजन थ्योरी में ही, और दैट इज एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, राइट। मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं A2 और B2 और आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं 2AB। क्लियर पॉइंट? दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन। इट इज एनर्जी एंड इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, राइट। और ये मान लीजिए A2 और B2 की एनर्जी है, A2 है और B2 है। सो आई मेंशन हेयर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, राइट, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अभी मान लीजिए ये रिएक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हमने क्या किया, बाहर से कुछ एनर्जी दी, और बाहर से एनर्जी दी तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगी, राइट। और एक समय ऐसा आया जब इसकी एनर्जी बढ़कर किसके इक्वल हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहां अब इस पॉइंट पर ये रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। इस पॉइंट के ऊपर जब इनकी एनर्जी रिएक्टेंट के यहां थी तो ये रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बाहर से कुछ एनर्जी दी। सीधा सा मतलब है बाहर से जो एनर्जी दी है वो एनर्जी आपकी ये एनर्जी है, ये वाली एनर्जी जो बाहर से दी गई है, राइट। और इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? जो बाहर से सप्लाई किया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद इसकी टोटल एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर हो गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गया। जब कोई भी रिएक्टेंट अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेन कर लेता है उस समय प्रोडक्ट नहीं बनता है। दिमाग में फिट बैठाइए, आप लोगों ने पहले भी ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, उस समय रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। यानी ऐसा समय आएगा जब A और A के बॉन्ड लगभग टूट चुके होंगे, B और B के बॉन्ड भी लगभग टूट चुके होंगे, और A और B के बीच में बॉन्ड लगभग बन चुके होंगे।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो बना है उसे आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो हायर एनर्जी का होता है, और हायर एनर्जी का होता है, सबको पता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, अनस्टेबल हैं, राइट। अब ये तुरंत ही स्टेबल होने के लिए लोअर एनर्जी पे जाएंगे, जहां जाकर ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट हमेशा लोअर एनर्जी का होता है, ध्यान रखना, और इंटरमीडिएट हमेशा हाई एनर्जी का होता है, राइट। इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, प्रोडक्ट स्टेबल होता है। तो ये अब किसी भी एक पॉइंट पर जाकर प्रोडक्ट बना देंगे। मान लीजिए यहां पर आकर इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया इस पॉइंट के ऊपर। सो आई राइट हियर व्हाट इज द फॉर्मेशन 2AB। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है पॉइंट, राइट। सो द ग्राफ इज क्लियर। जरूरी नहीं है यहां बने, यहां भी बन सकता था, इसके नीचे भी बन सकता था, राइट। अब इसको ध्यान से समझना। आपसे ये भी पूछ सकता है ग्राफ देके कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब ध्यान से देखिए कि रिएक्शन ने होने के लिए इतनी एनर्जी हमने दी है, इतनी एनर्जी दी है हमने, राइट। और जब ये स्टेबल हुआ तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी प्रोवाइड की गई इतनी, रिलीज हुई इतनी। भाई पहले तो ये यूं गया और फिर ये यूं आया, यूं गया तो एनर्जी प्रोवाइड की, और यहां पर आया तो एनर्जी रिलीज हुई। इसका मतलब एनर्जी गिवन ज़्यादा है और एनर्जी रिलीज कम है। सीधा सा मतलब है ओवरऑल एनर्जी प्रोवाइड की गई है। और जब एनर्जी यूज होती है ना तो आपकी प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। पॉइंट क्लियर है, राइट। क्या हुआ, क्यों हुआ भाई एंडोथर्मिक? भाई हीट दी है 100 जूल और रिलीज हुई है 30 जूल। मान लो हीट प्रोवाइड कर दी 100 जूल और रिलीज हो गई 70 जूल, कोई बात नहीं है, 70 जूल लिख दी। इसका मतलब 30 जूल हीट यूज हुई है, और 30 जूल हीट यूज हुई है, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन आपकी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। पॉइंट क्लियर है। फिर से समझ लेते हैं इस ग्राफ को एक बार। ओके, फिर से वही कहानी, A2B2, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट नॉट सफिशिएंट फॉर रिएक्शन, सो प्रोवाइड सम एनर्जी, एंड नाउ provide some energy means now after providing some energy, its energy becomes equal to threshold energy. At that time the formation of reaction intermediate takes place. The formation of reaction intermediate takes place. Activated complex, higher energy, unstable, less stable, right. अब ये किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। मान लीजिए ये प्रोडक्ट में यहां आकर बदला, यहाँ भी बदल सकता, कहीं भी बदल सकता, भाई वो तो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, हम थोड़ी तय करेंगे, राइट। और आपका यहाँ पर आकर दिस इज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, और आई मेंशन हियर 2AB। सो द पॉइंट इज क्लियर, द एनर्जी प्रोवाइडेड इज दिस, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। एंड दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वेयर एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्रोडक्ट बनने के लिए ये स्टेबिलिटी गया, ये यहाँ चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी प्रोवाइड की इतनी और एनर्जी रिलीज हुई इतनी, प्रोवाइड की कम और रिलीज हुई ज़्यादा। यूं भी समझ सकते हो कि प्रोवाइड की 100 जूल और फाइनली जब प्रोडक्ट बना तो रिलीज हो गई 120 जूल। इसका मतलब 20 जूल एनर्जी रिलीज हुई है। रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो ये भी ग्राफ देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए ये रिएक्शन आपका रिवर्सेबल रिएक्शन होता। अब रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में क्लियर है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा, यानी ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी को कोई डाउट? फॉरवर्ड A2B2 से इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट, और बैकवर्ड AB से इंटरमीडिएट और फिर से आपका रिएक्ट, वही अब ये रिएक्टेंट बन जाएगा क्योंकि AB से शुरू करोगे A2 और B2। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए, और मान क्या लीजिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है।
अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ध्यान दीजिए, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड. बट व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बैकवर्ड स्टेज, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. बैकवर्ड होगा तो ये रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और फिर ये एनर्जी रिलीज हुई है. अरे उल्टा कर दिया ना ग्राफ. क्या हुआ बताइए? अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है तो समझ ही गया ग्राफ, यहाँ से शुरू होगा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा और यहाँ जाकर प्रोडक्ट बनेगा. शर्त क्या है आपकी? इस रिएक्शन में हीट बाहर निकला, एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट. तो क्लियर है पॉइंट. अब आ जाता है मामला, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड हो तो ये रिएक्शन यू चली है तो एक्टिवेशन एनर्जी ये है, और एक्टिवेशन एनर्जी है तो यहाँ के बाद प्रोडक्ट बना है. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा है. किससे? फॉरवर्ड रिएक्शन से. फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी. पॉइंट क्लियर है? यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की ज़्यादा होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन की कम होगी. ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है. क्लियर हो गया? सो आप लिखिएगा, इफ दिस रिएक्शन इन दिस फॉर्मेट A2 plus B2, 2AB plus heat, it represents the forward reaction as an exothermic. So you should write as activation energy for backward reaction is greater than activation energy for forward reaction. राइट. और अगर यही पॉइंट आपका ग्राफ क्लियर है, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, किससे? फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन से, राइट. और यही ग्राफ एक बार फिर बना ले जो हमने पहले बनाया था अभी 2 मिनट पहले. मान लीजिए आपका प्रोडक्ट यहां बन जाता, राइट, 2AB. सीधा सा मतलब है कि आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है. कैसे एंडोथर्मिक? यहां से शुरू हुई, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी दी, इंटरमीडिएट बना, इतनी रिलीज हुई, दी इतनी, रिलीज इतनी हुई. इसका मतलब इतनी एनर्जी प्रोवाइड की गई है. सो रिएक्शन हमारी क्या है? एंडोथर्मिक है. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है तो अब बात आती है कि अगर ये रिवर्सेबल है और फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो यू शुड राइट हेयर माइनस हीट, और यहाँ पर प्लस हीट लिख सकते थे या फिर डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा होता. तो अब मामला आता है भाई कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड यहाँ पहुँचा, वापिस आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, राइट, और प्रोडक्ट यहाँ आएगा. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, किससे? बैकवर्ड रिएक्शन की. तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको भाई कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपली ग्राफ प्लॉट करना है. याद मत रखना, 1 ही सेकंड लगेगा. आपसे ये क्वेश्चन पूछा, माइनस हीट देखते आपको समझ में आ गया एंडोथर्मिक है, राइट. आपने ये ग्राफ यूं प्लॉट किया और एंडोथर्मिक है तो यहाँ ख़त्म कर दिया, राइट. इसका मतलब अब आपको पता है ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन है, यूं इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट, और ये अगर यूं चलेगा तो ये बैकवर्ड के हैं. तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? फॉरवर्ड की ज़्यादा है, राइट. अगर आपका यही क्वेश्चन प्लस हीट को लेकर होता, मतलब एक्सो होता और रिवर्सेबल है, तो आप ग्राफ को कैसे प्लॉट करते? आप ग्राफ को सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ प्लॉट करते भाई, प्रोवाइड की कम और रिलीज हुई ज़्यादा. इसका मतलब है अब ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन है, इंटरमीडिएट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. रिवर्स चलेगी तो यूं चलेगी. इसका मतलब ये बैकवर्ड की एक्टिवेशन है. किसकी ज़्यादा है? बैकवर्ड की एक्टिवेशन ज़्यादा है. पॉइंट क्लियर है? और वन मोर सिंपल पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, अब मामला आता है भाई कैटलिस्ट क्या करता है किसी भी रिएक्शन में. मान लीजिए एक रिएक्शन A2 और B2 मिलकर 2AB बना रहे थे, राइट, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी. सो वी आर कैपेबल टू ड्रा ग्राफ, राइट. एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, दीज आर A2 प्लस B2, राइट. एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी किसके बराबर होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी. जो प्रोवाइड की उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. और यहाँ पर क्या बना आपका? इंटरमीडिएट बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट. और उसके बाद मान लीजिए एक्सो है तो ग्राफ नीचे जाके बनेगा, राइट. एंडो होता तो ऊपर बना देते,
राइट, और यहाँ पर क्या बन गया 2AB बन गया और दिस इज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। ये है आपकी एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती तो सबको पता है भाई जल्दी हो जाती। कैटलिस्ट पहले की तुलना में जल्दी हो जाती तो सीधा सा मतलब है भाई रिएक्शन का पाथ छोटा हो जाता। जो रिएक्शन आपकी यूं अकर हो रही है यहां पर जाकर, राइट, वो रिएक्शन आपकी इस पॉइंट पर जाकर अकर हो गई, राइट। इट मींस इन दिस केस थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई, लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। रिएक्टेंट की जितनी है वहीं, प्रोडक्ट तो वहीं बनेगा आपका। इसका मतलब है कि आपका कैटलिस्ट का प्रेजेंस में रिएक्शन का पाथ जो है वो छोटा हो जाता है। किसकी तुलना में? यानी ये रिएक्शन आपकी नॉर्मल रिएक्शन है और ये आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा, और किसी कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रहा है तो क्या होगा। यानी ये इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन का पाथ छोटा हो जाता है, राइट। रिएक्शन को अब पहले की तुलना में लेस थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत होती है। यानी जो रिएक्टेंट फ्रीली मूव कर रहे थे और उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए था बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, नए बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, इंटरमीडिएट को बनाने के लिए, उनको कैटलिस्ट ने अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लिया। अब पहले की तुलना में अब वो फ्रीली नहीं है, वो एक स्पेसिफिक जाकर एडजॉर्ब हो गए हैं। पहले की तुलना में अब लेस एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, लेस थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत है। इस तरह से आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जल्दी हो जाता है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। अगली क्लास में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट, टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज होता है उस पर बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।